नसीमुद्दीन सिद्दीकी और राम अचल राजभर को अभी रहना होगा जेल में। जमानत याचिका पर होगी अब 22 को सुनवाई। नसीमुद्दीन सिद्दीकी और राम अचल राजभर को एमपी एमएलए कोर्ट ने भेजा था जेल। भाजपा नेता दयाशंकर सिंह के परिवार की महिलाओं को अशोभनीय शब्द बोलने के मामले में आरोपित बहुजन समाज पार्टी के तत्कालीन महासचिव नसीमुद्दीन सिद्दीकी और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राम अचल राजभर अभी जेल में ही रहेंगे। दोनों की जमानत पर अगली सुनवाई शुक्रवार यानी 22 जनवरी को होगी। ये निर्णय एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष जज पवन कुमार राय ने बुधवार को जमानत अर्जी की सुनवाई के दौरान लिया। मंगलवार को दोनों आरोपित न्यायालय में हाजिर हुए और जमानत अर्जी दाखिल की। इस पर न्यायालय ने दोनों को वहीं से न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेजने के आदेश दिए। बताते चले कि भाजपा नेता दयाशंकर सिंह के परिवार की महिलाओं को अशोभनीय शब्द बोलने के मामले में नसीमुद्दीन सिद्दीकी और राम अचल राजभर आरोपित हैं। लंबे समय से दोनों न्यायालय में हाजिर नहीं हो रहे थे। संपत्ति को कुर्क होने से बचाने के लिए एमपी एमएलए विशेष कोर्ट में दोनों आरोपितों ने मंगलवार को आत्मस्मरण किया था। दोनों की ओर से उन्हें जमानत पर रिहा करने की अर्जी दी गई। इस अर्जी पर कोर्ट ने बुधवार को सुनवाई करने और दोनों को हिरासत में लेकर जेल भेजने के आदेश दिए। आपको बता दें कि कोर्ट के विशेष जज पवन कुमार राय ने बीते दिन यानी मंगलवार को नसीमुद्दीन सिद्दीकी और राम अचल राजभर को जेल भेज दिया था। कोर्ट ने सोमवार को दोनों की संपत्ति की कुर्की के आदेश दिए और पूर्व को भगोड़ा घोषित कर दिया था। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद के साथ मैं निकिता सरीन, R9 टीवी के लिए। किसानों की आय को दुगनी करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है, जिसमें खेत से लेकर खलिहान तक किसानों को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा और उनको ये भी बताया जाएगा कि किस तरीके से अपनी उपज को वो बाजारों में बेच सकते हैं और किस तरीके से वो उसका दुगना दाम कमा सकते हैं। प्रदेश में ये पहला मौका होगा जब 17 विभाग किसान बोर्ड किसानों के साथ कार्य करेंगे और साफ तौर पर ये देखा जा रहा है कि जिस तरीके से लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किसानों के लिए सोचते चले आ रहे हैं, साफ तौर पर उससे किसानों का विकास संभव होगा। प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने में उत्तर प्रदेश कृषक उत्पादक संगठन नीति 2020 महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इसकी मूल अवधारणा प्रदेश के हर किसान परिवार को उद्यमी के रूप में संगठित कर खेती बाड़ी में स्थापित करते हुए पूरा आत्मनिर्भर बनाने का काम है। वहीं नीति में एफपीओ के गठन के लिए कम से कम 10 किसान अलग अलग परिवारों के होने चाहिए। इसके बाद रजिस्ट्रेशन और उससे संबंधित पहले साल की विधिक कार्यवाही पूरी करने के लिए करीब 36,500 रुपए का खर्च संभावित है। एफपीओ के रजिस्ट्रेशन के लिए राज्य स्तर पर कंपनी सेक्रेटरी का एक पैनल बनाया जाएगा, जो एफपीओ के प्रशासनिक, वित्तीय, वैधानिक उत्तरदायित्व के निर्वहन में आ रही कठिनाइयों को दूर करने में सहयोग करेगा। इसमें चयनित कंपनी सेक्रेटरी के विभिन्न कार्यों के लिए फीस निर्धारित की जाएगी, जिसके माध्यम से इच्छुक एफपीओ अपना पंजीकरण करा सकेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर एफपीओ की क्रियान्वयन नियमावली जारी कर दी गई और साफ तौर पर देखा जा रहा है कि किसानों को खेत में होने वाली दिक्कतों को लेकर जो दिक्कतें सामने आती रही हैं, उनका अब समाधान किया जाएगा। वहीं साफ तौर पर अधिकारियों की भी जिम्मेदारी रहेगी कि किसानों को किसी भी तरीके से दिक्कत ना हो। जिस तरह से लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ किसानों को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास कर रहे हैं, अपना एक ये प्रयास बेहतर साबित हो रहा है कि लगातार किसान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ आकर्षित हो रहे हैं और जल्द ही कह सकते हैं आने वाले समय में किसानों के साथ होने वाली दिक्कतों का जो समाधान है वो आवश्यक रूप से हो जाएगा। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट अमित साहनी के साथ संदीप खेर, R9 टीवी, उत्तर प्रदेश। ओवैसी पे दिए विवादित बयान के बाद साक्षी महाराज ने आज कन्नौज जिले में फिर बयान देते हुए अपने ही बयान पर यूटर्न मारते हुए कहा कि पूर्व पश्चिम का कभी मिलाप नहीं हो सकता। मेरे बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है। कन्नौज जिले के विष्णुगढ़ थाना क्षेत्र के नगला डाडा गांव में शहीद जवान हरिओम राजपूत की प्रथम पुण्यतिथि कार्यक्रम आयोजित हुआ था। इस मौके पर शहीद की मूर्ति का अनावरण करना था। वहीं यहां पर पहुंचे उन्नाव सांसद साक्षी महाराज ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है। पूरा पश्चिम का कभी मिलाप नहीं हो सकता है। मुझे घेरने की कोशिश की गई है जो कभी संभव नहीं है। वहीं उन्होंने किसान आंदोलन को लेकर भी कहा कि किसान आंदोलन महज दिखावा है। 370 का ये विरोध है, ये राम मंदिर का विरोध है, ये 35A का विरोध है।
मोदी सरकार किसानों की हितैषी सरकार है। आपको बता दें कि उन्नाव सांसद साक्षी महाराज ने कुछ दिन पूर्व ओवैसी पर पूछे गए सवाल पर कहा था कि ओवैसी ने जैसे बिहार चुनाव में उनकी मदद की, वैसे ही उम्मीद उनको यूपी और बंगाल में भी है, जिसके बाद इस बयान को लेकर राजनीतिक गलियारे में हड़कंप मच गया था। गरीब परिवार के सर पर होगा छत, क्योंकि प्रधानमंत्री आवासीय अनुदान लोन जो है वो पूरी तरीके से धरातल पर लागू करने के लिए वाराणसी के जिला अधिकारी की तरफ से भी आज पहल देखी गई है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र के एक किसान महिला से बातचीत करते नजर आए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से। तो उनका हालचाल जहां जाना, तो वहीं उनके परिवारों को छत मिल सके, इसके लिए प्रधानमंत्री आवासीय अनुदान लोन का आज सहयोग राशि भी प्राप्त हुआ। बुधवार को प्रधानमंत्री ने पीएम आवास योजना से जुड़े लाभार्थियों से संवाद किया। वाराणसी के रामनगर क्षेत्र की कमला देवी ने पीएम से संवाद किया और उनका धन्यवाद व्यक्त किया। संबोधन के बाद कमला देवी ने बताया कि उन्हें पीएम से बात करके बहुत खुशी हुई है और पीएम की मदद से उन्हें सर पर छत मिली है। उन्होंने कहा कि पीएम की ओर से जारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। कमला देवी ने पीएम को आशीर्वाद भी दिया। इस संबंध में जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने बताया कि प्रदेश भर में पीएम आवास योजना के तहत जो धनराशि दी गई है उसमें वाराणसी के 6,900 लोग लाभान्वित हुए हैं। फिलहाल ऐसे कई परिवार हैं जिनको छत नसीब नहीं हुई थी, लेकिन प्रधानमंत्री आवासीय अनुदान लोन के माध्यम से उन्हें छत मुहैया हो गया और इस योजना को डूडा के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने की केंद्र सरकार की जो मुहिम है वो कहीं न कहीं प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में रंग लाती नजर आ रही है। वारंटी को पकड़ने गई पुलिस टीम पर आरोपियों के परिजनों ने ईंट पत्थरों से हमला कर दिया, जिसमें एक सिपाही और एक एसआई गंभीर रूप से घायल हो गए। मामला फिरोजाबाद के थाना टूंडला क्षेत्र के गांव नगला भक्ति का है, जहां पर पूर्व प्रधान बनवारी लाल के घर दबिश देने गई पुलिस टीम पर उसके परिजनों ने ईंट पत्थरों से हमला बोल दिया, जिसमें एक एसआई और एक पुलिसकर्मी घायल हो गया। हालांकि पूरे मौके का फायदा उठाकर बनवारी लाल मौके से फरार हो गया। वहीं पुलिस ने एक अन्य आरोपी को मौके से गिरफ्तार कर लिया है। मौके का फायदा उठाकर मुख्य आरोपी मौके से फरार हो गया। वहीं पुलिस ने एक अन्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। राममोहन शर्मा, R9 TV, फिरोजाबाद। गाजियाबाद में 3 वर्ष के बच्चे के लापता होने से इलाके में सनसनी फैली हुई है। मामला गाजियाबाद के मसूरी थाना क्षेत्र का है। 2 दिन पहले यानी 18 तारीख को बच्चा लापता हुआ था। बच्चे को ले जाते हुए एक महिला और एक लड़की सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। 2 दिन बीत चुके हैं, लेकिन बच्चे का अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। गाजियाबाद में 3 वर्षीय बच्चे के लापता होने से इलाके में सनसनी फैली हुई है। बच्चा 2 दिन पहले यानी कि 18 तारीख को लापता हुआ था। बच्चे को ले जाते हुए एक महिला और एक लड़की सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। हालांकि 2 दिन बीत जाने के बाद भी फिरौती का कोई संदेश न आना कई आशंकाओं को जन्म दे रहा है कि क्या गाजियाबाद में एक बार फिर ह्यूमन ट्रैफिकिंग शुरू हो गई है या फिर यूं कहें कि बच्चे की तस्करी शुरू हो गई है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। मामला गाजियाबाद के थाना मसूरी इलाके के नाहल गांव का है। वहीं इस घटना के बाद स्थानीय लोग भी हैरान हैं। उनके मुताबिक आज तक ऐसी घटना यहां नहीं हुई है। उन्हें उम्मीद है कि पुलिस जल्द से जल्द उनके बच्चे की तलाश कर उनको सौंप देगी। हालांकि गाजियाबाद पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों को पकड़ने के दावे कर रही है, लेकिन बड़ा सवाल है 2 दिन पूरे बीत चुके हैं, अभी तक फिरौती का कोई संदेश या कोई मैसेज न आने का मतलब कई आशंकाओं को जन्म दे रहा है। अब देखने वाली बात है क्या गाजियाबाद पुलिस बच्चे को बरामद कर पाती है। कैमरामैन कासिफ के साथ सोनू खान, R9 TV, गाजियाबाद। हवस के अंधे ससुर ने अपनी बेटी जैसी बहू को अपनी हवस का शिकार बनाया और साथ ही धमकी दी कि अगर उसने किसी को बताया तो वो उसको जान से मार देगा। उसके ऊपर दबाव लगातार बनाता रहा कि कम दहेज लाने की वजह से तुम मेरे साथ गलत काम कर। उसने तहरीर पुलिस को दी तो पुलिस ने मुकदमा तुरंत दर्ज किया। गौरतलब है कि रामपुर के थाना अजीम नगर थाना क्षेत्र के एक गांव में
युवती की शादी 6 माह पहले शहजाद नगर थाना क्षेत्र के गांव में हुई थी। शादी के कुछ दिन बाद ही ससुराल वाले विवाहिता से दहेज की डिमांड करने लगे। दहेज की डिमांड विवाहिता के मायके वालों से पूरी नहीं हो सकी तो ससुर उस पर गलत नजर डालने लगा। आरोप है कि मौका पाकर ससुर ने बहू के साथ कई दिन तक दुष्कर्म किया। विवाहिता ने पूरा माजरा जब अपने पति को बताया तो वे भड़क गया और पत्नी से मारपीट करने लगा और बोला, जो मेरे पिता करेंगे वही होगा। इस दौरान ससुराल वालों ने विवाहिता के कपड़े भी फाड़ दिए। मामले ने तुल पकड़ा तो ससुराल वालों ने विवाहिता को घर से निकाल दिया। पीड़िता ने पड़ोसी के घर से अपने मायके फोन करने के बाद पूरी घटना बताई तो परिजनों के होश उड़ गए। कुछ देर बाद मायके वाले पीड़िता को अपने साथ लेकर थाने पहुंचे, जहां अजीम नगर थाने पुलिस ने उसकी तहरीर पर ससुर और उसके पति अरुण और उसकी सास के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। तो वहीं पुलिस इस मामले की छानबीन में जुट गई है। रामपुर में महिलाओं के ऊपर बढ़ते हुए उत्पीड़न के मामले लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। चाहे वो बलात्कार का मामला हो या फिर युवती को जलाने का मामला, लगातार रामपुर इस मामले में सुर्खियां बटोर रहा है। जिस तरह से युवती को जलाया गया और आज एक महिला के साथ ससुर ने बलात्कार किया, यानी कि महिला उत्पीड़नों का जो रिकॉर्ड है वो रामपुर में टूटता जा रहा है। जिस तरह से ससुर ने इस महिला के साथ बलात्कार करने के बाद उसको घर से निकाला और उसके साथ मारपीट भी गई। अब देखना ये होगा कि पुलिस इस मामले में क्या उसको इंसाफ दिला पाती है या कि फिर वो दर दर भटकती है। रामपुर से फहीम खान, R9 TV, उत्तर प्रदेश। भारत नेपाल सीमा से सटे तराई के जिले बहराइच में 189 करोड़ रुपए से मेडिकल कॉलेज बनने के लिए धन आवंटित किया गया। निर्माण निगम के नेतृत्व में बनने वाले इस मेडिकल कॉलेज का पूरा जिम्मा MD सत्यवीर यादव के हाथ में सौंपा गया। मेडिकल कॉलेज निर्माण के दौरान जो जिम्मेदार अधिकारी थे उन्होंने 36 करोड़ रुपए का घोटाला किया। फर्जी बिल लगाकर यह पैसा हड़प भी लिया गया। इनमें से 18 करोड़ रुपए तकरीबन 5 अधिकारियों ने हड़पे। अधीनस्थ अधिकारियों पर मुकदमा दर्ज कराया गया। इसके साथ साथ 35 फर्मों पर भी देहात कोतवाली मुकदमा दर्ज कराया गया। मास्टरमाइंड घोटालेबाज MD सत्यवीर यादव के नेतृत्व में अधिकारियों ने गुणवत्ता से खेल करते हुए 36 करोड़ रुपए का घोटाला यहाँ किया। फर्जी बिल वाउचर लगाकर जो प्रोजेक्ट मैनेजर थे, जो फर्में थी, 36 करोड़ रुपए निकाल लिए। घोटाले की नींव पर बन रहे इस मेडिकल कॉलेज के मास्टरमाइंड MD सत्यवीर यादव पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, जबकि जो अधीनस्थ प्रोजेक्ट मैनेजर थे, 5 प्रोजेक्ट मैनेजरों समेत तकरीबन 35 फर्मों को मिलाकर देहात कोतवाली में 40 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। इस मामले में बहराइच जिले की SOG व देहात कोतवाल पुलिस ने एक आरोपित जई को गिरफ्तार कर जेल भी भेजा है, लेकिन सत्यवीर यादव पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उत्तर प्रदेश में अपराधों का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है और ऐसे में गोंडा जिले में अपहरणकर्ताओं ने एक ऐसी ही घटना को अंजाम दिया है। दरअसल SCPM नर्सिंग कॉलेज का छात्र गौरव का अपहरण कर लिया गया और इसके बाद अपहरणकर्ताओं ने टेलीफोन करके परिजनों से 70 लाख रुपए की मांग की है। उन्होंने 22 तारीख तक का अल्टीमेटम दिया है कि अगर 22 तारीख तक पैसा नहीं दिया गया तो हम गौरव की हत्या कर देंगे। अपहरण व फिरौती की सनसनीखेज वारदात कोतवाली नगर क्षेत्र के हारीपुर स्थित SCPM पैरामेडिकल कॉलेज की है, जहां बहराइच जिले के पयाटपुर का रहने वाला गौरव हालदार कॉलेज के हॉस्टल में रहकर BMS की पढ़ाई कर रहा था। गौरव 18 जनवरी को दोपहर 3 बजे तक कॉलेज में था, लेकिन उसके बाद अचानक लापता हो गया। गौरव के पिता निखिल का कहना है कि 19 तारीख को दोपहर करीब 12:09 पर एक फ़ोन आया। फ़ोन करने वाले ने गौरव का अपहरण कर लिए जाने की जानकारी दी। साथ ही गौरव की सकुशल वापसी के लिए 70 लाख रुपए की फिरौती मांगी। दोपहर 12:12 पर अपहरणकर्ताओं ने फिर से फ़ोन कर फिरौती की रकम चुकाने के लिए निखिल को 22 जनवरी तक का अल्टीमेटम दिया है। छात्र के पिता निखिल ने इस पूरे मामले की लिखित सूचना नगर कोतवाली पुलिस को दी है। फिलहाल छात्र के पिता की तहरीर पर नगर कोतवाली पुलिस ने मुकदमा को दर्ज कर लिया है और SP की तरफ से पुलिस की 6 टीमें लगाई गई हैं। जो आसपास का इलाका है, माल, जो रेस्टोरेंट हैं, ऐसे चौराहों पर जो CCTV फुटेज लगाए गए हैं उसको खंगालने में जुटी है। वहीं SP शैलेश कुमार पांडे का कहना है कि हम जल्द से जल्द इस बच्चे को रिकवर कर लेंगे, लेकिन ऐसे में सवाल उठता है कि जिस तरीके से अपराध मुक्त भारत की बात की जा रही थी, आखिर क्या कुछ ऐसा हो गया कि जिस तरीके से लगातार अपराधों में इजाफा हो रहा है। गोंडा से राजकुमार सिंह,
R9 TV उत्तर प्रदेश। शिक्षक को भगवान का दर्जा दिया जाता है, अगर वही शिक्षक हैवानियत पर उतर आए तो सवाल उठना लाजमी है। एक ऐसा भी मामला रायबरेली से सामने आया है जहां पर एक शिक्षिका द्वारा 2 छात्रों को न सिर्फ पीटा गया बल्कि उनको सिगरेट से जलाया भी गया है। दरअसल रायबरेली जिले के शहर कोतवाली क्षेत्र के बस्तेपुर के रहने वाले विकास व राज, जो कि कक्षा 4 व 6 के छात्र हैं, दोनों मासूम पड़ोस में ही रहने वाली शिक्षिका सुनीता श्रीवास्तव के यहाँ ट्यूशन पढ़ने जाते हैं। छात्रों की माने तो जब वह कल ट्यूशन पढ़ने गए थे तो मामूली बात पर शिक्षिका ने पहले दोनों छात्रों को जमकर पीटा और फिर सिगरेट से छात्रों के कान, गले व हाथ को जला दिया। पीड़िता के परिजनों को जब छात्रों का दर्द दिखा तो फौरन उन्होंने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। फिलहाल पीड़ित छात्रों के परिजनों ने इस पूरे मामले की शिकायत पुलिस से की है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। अब देखने वाली बात होगी कि उस शिक्षिका के खिलाफ पुलिस क्या कार्रवाई करती है, ये आने वाला समय ही बताएगा। बागपत में दबंगों की दुस्साहसिक वारदात सामने आई है, जहां पर बेखौफ दबंगों ने घर में घुसकर दंपति पर फायरिंग झोंक दिया, जिसमें एक महिला के गोली लगी है। गंभीर हालत में महिला को जिला अस्पताल के लिए भर्ती कराया है और पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। वहीं आरोपी मौके का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया है। आपको बता दें, छपरौली थाना क्षेत्र के हलालपुर गांव के रहने वाले लोकिंदर अपनी पत्नी मनोज के साथ घर में मौजूद था, तो उस वक्त पड़ोस के ही रहने वाले सतेंद्र कुछ आधा दर्जन दबंगों के साथ घर में घुस गया और पुरानी रंजिश को लेकर दंपति पर फायर झोंक दिया, जिसमें मनोज नाम की महिला को सर पर गोली लग गई है। महिला की हालत गंभीर बनी हुई है। फिलहाल महिला को हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया है। पुलिस ने पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। अब ये देखने वाली बात होगी कि दबंग कब पुलिस की गिरफ्त में होंगे। हैदर मलिक, R9 TV, बागपत। मेरठ में 8 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पड़ोस में रहने वाले आरोपी युवक ने इस हैवानियत की घटना को अंजाम दिया है। बच्ची के पिता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल मामला मेरठ के भवानपुर थाना क्षेत्र के मेदपुर गांव का है, जहां 8 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी का नाम नावेद बताया जा रहा है, जो दीवार फांद कर घर में घुसा था, बच्ची को कमरे में ले गया और दुष्कर्म किया। देर शाम बच्ची की मां खेत से लौटी, उसने बच्ची की हालत देख मामले की जानकारी परिजनों और पुलिस को दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। 8 साल की बच्ची के साथ हुई इस दरिंदगी का क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। अब देखने वाली बात यह होगी कि 8 साल की मासूम बच्ची को कब तक न्याय मिलता है। मेरठ से कैमरामैन अहमद नवाज के साथ सलीम सैफी, R9 TV, उत्तर प्रदेश।